हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आपका अब है चैप्टर नंबर 5 दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अब अगर आप सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस देखोगे तो ऑलरेडी सीबीएसई ने क्या काम किया है कि जो आपने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स, इम्पैक्ट, इनर्शिया, उस पर से डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये सब कुछ को उन्होंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, जहां पे आपने फोर्थ चैप्टर आपने पढ़ा था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूंगा तो हमारा मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, p mv के इक्वल होता है। लीनियर मतलब ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमको देखना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या कि बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारा लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। तो इसको देखने के लिए बेसिकली हमारे दो केसेस होते हैं। एक बार होता है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और एक बार विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसका आपका डेफिनेशन होता है दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम is the vector sum of linear momentum of all the particles। अब डेफिनेशन से आप देखो तो डेफिनेशन से आपको ऐसा सच लग रहा है कि यार ये डेफिनेशन आपका क्या है। तो इसका मतलब हो गया है कि टोटल लीनियर मोमेंटम p, कैपिटल P हमने ले लिया, ये हमारा किसके इक्वल होगा? सो इट विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जहां पे हमारा pn क्या है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से लीनियर मोमेंटम क्या डिफाइन करता है? दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स। ठीक है, अब आइए इसके हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सपोज किया, सपोज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें आपका पार्टिकल p1 है, इसका जो मास है बॉडी का वो कितना m1 है, वेलोसिटी v1 है। पार्टिकल p2 है, मास m2, वेलोसिटी v2। पार्टिकल pn है, मतलब मास mn, वेलोसिटी vn। ठीक है, अब मास तो हमारा क्या है? मास हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो अगर मैं वेक्टर साइन लगाऊंगा तो वेक्टर साइन हमारा किस पे आता है? तो हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी पे आता है हमारा वेक्टर साइन। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म के ऊपर हमारा वेक्टर साइन नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल किसके इक्वल हो जाएगा? p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 प्लस pn। या फिर मैं इसको कैसे और लिख सकता हूं? दैट p इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस mnvn। ठीक है, या फिर टोटल मोमेंटम p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 प्लस pn। अब अगर मैं इसको फोर्स के टर्म में लिखूं तो फोर्स के टर्म में आपको पता है दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू वेक्टर f इज इक्वल टू dp बाई dt। ये आपने पढ़ा है पहले कि अगर मोमेंटम के टर्म में अगर मुझे फोर्स को डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो एक तो आपका डेफिनेशन होता है f इज इक्वल टू ma, और दूसरा आपका डेफिनेशन क्या होता है? दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या फिर dp बाई dp। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम मतलब फोर्स क्या होगा उस पर जीरो होगा। अब जीरो कैसे होगा, आइसोलेटेड। आजकल आप देख रहे होंगे कि आप लोग सुन रहे होंगे बार बार एक वर्ड आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन। तो आइसोलेशन मतलब क्या हो गया, सबसे अलग करके कोई चीज को रखना। तो अगर मैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो वैसा सिस्टम जो हमारे बाकी अदर सिस्टम से एकदम अलग है, एकदम अलग करके उसको रखा हुआ है। तो अगर उस सिस्टम को एकदम अलग करके रखा जाएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा उस पर फोर्स कितना एक्ट करेगा, फोर्स उस पर एक्ट करेगा हमारा जीरो। एग्जाम्पल मान लो कि आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है। अब 20 स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ में से एक स्टूडेंट नया एडमिशन है। तो नया एडमिशन से कोई जल्दी बात नहीं करता है, शुरुआत में फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड के बाद आप बात करना शुरू करते हो। तो एज सुन एज ही एंटर्स द क्लास तो उसके लिए वो सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने से मतलब रखना। तो उस केस में वो आप लोगों के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा तो नहीं करेगा। तो फोर्स उस केस में आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्स विल बी जीरो। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू dp बाई dt। दैट मीन्स dp इज इक्वल टू कांस्टेंट। dp बाई dt अगर हम लिख रहा हूं तो dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि आपका मोमेंटम क्या हो गया, एक तरीके से मोमेंटम आपका हो गया कांस्टेंट। या फिर p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn, आपका ये क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ external force the total linear momentum of the particle is constant। तो ये तो हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने लीनियर मोमेंटम को हमने कांस्टेंट देखा और हमने देखा कि हमारा लीनियर मोमेंटम हमारा कितना आता है। अब हम बात करते हैं इसके केस टू की, दैट मीन्स यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ। केस टू मतलब यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या स्टेट करता है, दैट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। अब हम इसके डेरिवेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हमारा डेरिवेशन के बाद हमारा आखिरकार टोटल लीनियर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला कितना आता है या क्या आता है। हमने सपोज किया एक बॉडी ए जिसका मास m1 है और वेलोसिटी v1 है। हमने दूसरा बॉडी लिया बॉडी बी जिसका मास m2 है और वेलोसिटी v2 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों बॉडी में कोलिजन हुआ। तो कोलिजन जब आपका हो जाएगा तो आपका जो बॉडी ए है और जो आपका बॉडी बी है, ये दोनों बॉडी आपके क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। इसका मास m1, इसका मास m2। तो अगर मैं फोर्सेस की बात करूंगा तो फोर्सेस हमारा कैसा एक्ट करेगा, यहाँ पे एफ ए बी फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पे एफ बी ए फोर्स करेगा, तभी तो एक्शन रिएक्शन होगा। अब इसके बाद हमारा इसका थर्ड स्टेप आता है कि कोलिजन के बाद ये हमारा बड़ा मास है, बॉडी बी का मास हमारा कम है, तो चांसेस हमारा क्या है 100% कि जो बॉडी बी का डायरेक्शन होगा, बॉडी बी का भी डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट का सेम हो जाएगा बॉडी ए के साथ। लेकिन चेंजेस क्या आएगा, तो वो चेंजेस को देखिए, बॉडी ए मास m1, ये हमारा क्या है कंडीशन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हमारा कंडीशन क्या था,
ड्यूरिंग कोलिजन। तो बॉडी ए का मास तो m1 रहेगा, बट वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2, और बॉडी बी का m1 और इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं u1 और u2, क्योंकि वो उसका इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे u1 u2, यहाँ पे v1 और v2 हमने ले लिया। अब इस कंडीशन को पहले बॉडी ए मास m1, वेलोसिटी इनिशियल u1, मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। कोलिजन हुआ तो एक्शन रिएक्शन लॉ लगा, कोलिजन के बाद दोनों का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो मास m1, इसका मास m2, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। ये हमारा छोटा मास का है, ये हमारा बड़ा मास का है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, वेक्टर साइन के साथ। तो अब मैं पहले क्या निकालता हूं, इम्पल्स ऑफ एफ ए बी, कि एफ ए बी का हमारा इम्पल्स कितना आएगा। तो एफ ए बी का इम्पल्स अगर मैं निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा हमारा, चेंज इन मोमेंटम, कि उसके मोमेंटम में कितना चेंजेस आया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट एफ ए बी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब m1 v1 माइनस m1 u1। सिमिलरली इम्पल्स एट एफ बी ए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, मतलब एफ बी ए इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। फिर से कैसे, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m2 u2। इसको मैंने कैसे लिखा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब इसको मैंने क्या काम किया कि मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी के टर्म को एक तरफ लिख लिया, फाइनल वेलोसिटी के टर्म को एक तरफ लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, m1 v1 माइनस साइन इधर आके प्लस m2 v2 इज इक्वल टू ये माइनस इधर आकर के m1 u1 प्लस m2 u2। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये हमारा क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ से प्रूविंग, दैट मीन्स एक्शन रिएक्शन लॉ से हमारा यहाँ पे प्रूविंग था। ठीक है, अब इसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। किसकी बात करते हैं हम, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है
रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल का मतलब क्या हो गया? अगर आप कभी यूट्यूब में या अगर आप कभी मूवीज में देखते हो कि गन को फायर करते हुए, तो जिस डायरेक्शन में आपका बुलेट जाता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका गन क्या होता है? पीछे की तरफ आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉइलिंग। ये प्रोसेस क्या होता है? रिकॉइल प्रोसेस होता है हमारा। बुलेट आगे की तरफ गया, गन पीछे की तरफ आया, मतलब एक्शन क्या था? तो एक्शन आपका हुआ, बुलेट आगे की तरफ गया और उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट मीन्स आपका गन पीछे की तरफ आया। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बेस पे भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई एक गन है, होप सो गन कुछ ऐसा ही होता है आपका। ये हमारा यहाँ पे क्या है? गन है। गन से आपका एक बुलेट आपने फायर किया, तो बुलेट फायर किया तो ये आपका क्या हो गया? एक्शन। बुलेट आपका निकला विथ वेलोसिटी v, तो इसका आपका कुछ ना कुछ रिएक्शन लगेगा और रिएक्शन पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कैपिटल V हमने ले लिया। ठीक है, हमने मास ऑफ गन ले लिया कैपिटल M और मास ऑफ बुलेट हमने ले लिया स्मॉल m। मतलब कैपिटल M इज मास ऑफ गन एंड स्मॉल m इज mass of bullet, capital B is velocity of gun, that means recoil, and small v is velocity of bullet। देख रहे हो स्मॉल v में एक छोटा सा चुटिया निकला है, तो ये होता है आपका स्मॉल v। ठीक है, अब जो हमने अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो टोटल लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। यही तो था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या है? 0, क्योंकि गन हमारा स्टेशनरी है। और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग हमारा क्या है? तो mv प्लस mv, दैट मीन्स बुलेट और गन। तो अब अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? दैट इज mv इज इक्वल टू माइनस ऑफ mv। इस mv को मैं इधर लेकर के गया हूं, तो दैट मीन्स हमें निकालना क्या है? हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, दैट इज कैपिटल V हमें निकालना है। तो कैपिटल V विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ mv अपॉन कैपिटल M। और ये आपका फॉर्मूला क्या होता है? रिकॉइलिंग निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज रिकॉइल ऑफ गन निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। अगर मैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करूं तो दूसरा आपका क्या है? अ मैन jumps from a boat, एक्शन रिएक्शन। आदमी जब बोट से कूदेगा तो दिस इज योर बोट, दिस इज योर मैन, द मैन जम्प्स फॉरवर्ड, देन द बोट विल मूव बैकवर्ड। यहाँ पे मास ऑफ मैन m है, वेलोसिटी v है। यहाँ पे मास ऑफ बोट कैपिटल M है, वेलोसिटी कैपिटल V है। तो मतलब बोट कितना पीछे जाएगा, किस वेलोसिटी से बोट पीछे जाएगा, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस ऑफ m बाई m इंटू v। ठीक है, सिमिलरली आपका जो रॉकेट का प्रोपोर्शन होता है कि आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है और आपका जो रॉकेट का जो आपका फ्यूम्स होता है वो आपका क्या होता है? नीचे की तरफ आता है, एक्शन रिएक्शन। तो जहाँ पे भी आपका एक्शन रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूले को बस हमेशा याद रखना होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।